मध्य प्रदेश के मांडू में आपका स्वागत है, जो कभी मालवा सुल्तानत की प्रसिद्ध राजधानी थी। हमारी यात्रा हमें मालवा के शाही परिसर में ले जाती है, जो अतीत की गहरी कहानियों से भरपूर है। शाही परिसर के परिदृश्य पर हावी शानदार जहाज महल मालवा सुल्तानत के 5वें शासक गियासुद्दीन खिलजी के वैभव का प्रतीक है। फिर भी इसकी भव्यता के पीछे एक विवादास्पद कहानी छिपी है। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि गियासुद्दीन ने लगभग 15,000 महिलाओं का एक विशाल हरम रखा था, जिसमें 1,000 महिला अंगरक्षकों की एक उल्लेखनीय टुकड़ी भी शामिल थी, जो सुल्तान की रक्षा के लिए पुरुषों के वेश में रहती थी। इनमें 500 तुर्की और 500 हबशी महिलाएं शामिल थी। क्या गियासुद्दीन सिर्फ एक कामुक शासक थे? सम्राट जहांगीर के संस्मरणों के विवरण एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर पेश करते हैं, जो सुंदरता की खोज में अथक रहता था और किसी भी मनमोहक कुंवारी को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। हालांकि अन्य इतिहासकारों के विरोधाभासी दृष्टिकोण सामने आते हैं, जो उन्हें एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति के रूप में चित्रित करते हैं, जो ईमानदारी से 5 वक्त की नमाज पढ़ता था और शराब से परहेज करता था। गियासुद्दीन शाह के जीवन और विरासत की सच्चाई क्या है? क्या वो विलासी शासक थे या धर्मनिष्ठ व्यक्ति? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए आइए अब मांडू के शाही परिसर की यात्रा शुरू करें। हमारी यात्रा शाही परिसर के विपरीत छोर से शुरू होती है, जहां हमारा सामना दिलावर खान गोरी द्वारा निर्मित मस्जिद से होता है। दिलावर खान गोरी मालवा सुल्तानत के सम्मानित संस्थापक थे। सत्ता में आने से पहले दिलावर खान तुगलक वंश के अधीन दिल्ली सल्तनत में एक गवर्नर के रूप में कार्यरत थे। हालांकि 1392 में तुगलकों की पकड़ कमजोर होने के साथ दिलावर खान ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने का अवसर प्राप्त किया। शुरुआत में सत्ता का केंद्र धार में था, लेकिन दिलावर खान ने एक भव्य राजधानी की कल्पना की, जिसके कारण इसे मांडू में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे बाद में शादियाबाद यानी खुशी का शहर नाम दिया गया। इस नए राजधानी की आधारशिला दिलावर खान के शासनकाल में रखी गई थी। बाद के सुल्तानों ने इसकी सीमाओं को और मजबूत किया और विस्तारित किया, नई इमारतों का निर्माण किया, जिसने इसकी भव्यता में वृद्धि की। 1405 में निर्मित यह मस्जिद दिलावर खान के शुरुआती स्थापत्य प्रयासों में से एक है। इसका केंद्रीय प्रांगण 96 फीट गुणा 90 फीट का है, जिसके पश्चिम में एक प्रार्थना कक्ष और अन्य 3 दिशाओं में स्तंभों वाला प्रांगण है। उल्लेखनीय रूप से प्रार्थना कक्ष की पश्चिमी दीवार में 7 जटिल रूप से डिजाइन किए गए मिहराब है। दिलावर खान मस्जिद के पास ही नाहर झेरोखा स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह संरचना मुगल शासन के दौरान मांडू में बनी थी। इसके मध्य में एक चौकोर चबूतरा है, जो केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता था, जहां जनता अपने सम्राट की एक झलक पाने के लिए जमा होती थी। नाहर का अर्थ बाघ होता है। इस भवन के परिसर के भीतर संगमरमर से सजे और बाघ की मूर्तियों से सुशोभित एक मंडप या झेरोखा बनाया गया होगा। इस ऊंचे चबूतरे से मुगल सुल्तान नीचे आंगन में एकत्रित जनसमूह को दर्शन या दरबार प्रदान करते थे। हिंडोला महल एक टी आकार की इमारत है, जिसे संभवतः मांडू के राजघरानियों द्वारा दरबार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसे हिंडोला महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी दीवारें झुकी हुई हैं, जो हवा में हिलने का भ्रम पैदा करती है। आगे हम राजमहल का दौरा करेंगे। यह मालवा सुल्तानों का आलीशान महल था। इस महल के पास आने पर आपको चंपा बावली नाम का एक कुआं दिखाई देगा। इसका पानी चंपा के फूल की खुशबू की तरह मीठा था। कुएं के आधार तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक भूमिगत मार्ग बनाया है। यह मार्ग महल के गुंबददार कमरों की भूलभुलैया से जुड़ा हुआ है, जिन्हें तहखाना के नाम से जाना जाता है। तहखाना को उसके बगल के मुंज तालाब के समान ऊंचाई पर बनाया गया था, ताकि उसे ठंडा रखा जा सके। गर्मियों में जब ऊपर के कमरों में गर्मी असहनीय हो जाती थी, तो ये स्थान सूरज की रोशनी से बचा हुआ और झील के पास होने के कारण राजघरानों के विश्राम स्थल के रूप में काम आता था।
राजघरानों के रहने के सामान्य कमरे ऊपर बहुत ऊंचे स्तर पर थे। यहाँ हम कई विशाल हॉलों और कमरों के अवशेष देख सकते हैं। राजमहल के पास ही शाही स्नानागार या हम्माम है। इसकी छत में कई तारे के आकार के छेद हैं जो प्राकृतिक प्रकाश को अंदर आने देते हैं। छत पर गर्म और ठंडे पानी भरने के लिए टैंक भी हैं जो फिर नीचे टपकते होंगे। नीचे स्नानघर में दीवार पर गर्म और ठंडे पानी के लिए बनी नालियां देखी जा सकती हैं। मुंज तालाब के पश्चिमी छोर पर एक सुंदर जल महल है जिसे बाद के काल में बनवाया गया था। इस जल महल तक जाने के लिए एक पक्का रास्ता बना हुआ है। जल महल के पास ही बहुत बड़े पानी के टैंक है। जल महल का मुख्य भाग जो उत्तर और पूर्व की ओर है संगमरमर से बना हुआ था। वर्तमान में इस महल के केवल 2 ही हॉल बचे हैं जिनमें तारे के आकार की खिड़कियां हैं। मुंज तालाब के पास यहाँ एक सुंदर मंडप रहा होगा। मुंज तालाब का नाम परमार राजा मुंज के नाम पर रखा गया है जिन्होंने 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन क्षेत्रों पर शासन किया था। अब आइए हम शाही परिसर के भीतर सबसे लोकप्रिय संरचना जहाज महल की यात्रा करें। जहाज महल का निर्माण सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था और यह एक जहाज के आकार का था। एक तरफ कपूर तालाब नाम का तालाब था और दूसरी तरफ मुंज तालाब था। एक भूमिगत चैनल है जो मुंज तालाब के पानी को कपूर तालाब से जोड़ता है। तो ये पूरी संरचना पानी में लंगर डाले जहाज की तरह दिखती है। गियासुद्दीन महमूद खिलजी का बेटा था। महमूद खिलजी और मांडू में उनके स्थापत्य कार्यों पर हमारा एक अलग वीडियो है जिसे आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। महमूद खिलजी ने 1436 से 1469 तक 33 वर्षों तक मांडू पर शासन किया। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने कई युद्ध लड़े थे और उनके बेटे गियास इन युद्धों में सेनापति के रूप में सबसे आगे लड़े थे। जब महमूद खिलजी की मृत्यु हुई तो उनके सबसे बड़े बेटे गियास सुल्तान बने। गियास ने तब घोषणा की कि उन्होंने पिछले 30 वर्षों से अपने पिता के अधीन कई युद्ध लड़े हैं और अब वो एक आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने बेटे नासिरुद्दीन को युवराज बना दिया और उसे वास्तव में राज्य चलाने दिया, जबकि वो खुद विलासी जीवन जीने लगे। उनकी विलासिता का एक मुख्य केंद्र महिलाएं थी और उन्होंने अपनी सेवा में लगभग 15,000 महिलाओं को रखा था। मुगल सम्राट जहांगीर ने अपने तुजुक-ए-जहांगीर में उल्लेख किया है कि सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने अपने हरम में 15,000 महिलाओं को इकट्ठा किया था। गियास के पास सभी जातियों और प्रकारों की महिलाओं का एक पूरा शहर था जिसमें कलाकार, मजिस्ट्रेट, गाजी, कोतवाल और प्रशासक शामिल थे। अगर गियास को किसी सुंदर कुंवारी के बारे में पता चलता तो वो उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करता था। उसने लड़कियों को सभी प्रकार की कला और शिल्प सिखाए थे और उन्हें शिकार करने का प्रशिक्षण भी दिया था।
महल की निचली मंजिल में एक डबल हॉल है। ये स्थान कभी सैकड़ों महिलाओं का आवास रहा होगा। इस हॉल के एक सिरे पर एक बड़ा स्नान का टैंक है। मुंज तालाब की तरफ भी एक मंडप है। सुल्तान गियास और उनकी महिलाओं के साथ इस टैंक में आराम करने और मौज मस्ती करने का दृश्य कैसा होगा, इसकी कल्पना कीजिए। महल की ऊपरी मंजिल जहाज के डेक की तरह है। प्रत्येक दिशा में 4 आयताकार मंडप हैं। ऊपरी मंजिल के इस छोर पर भी एक स्नान का टैंक है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार गियासुद्दीन खिलजी ने अपने हरम में महिलाओं को युद्ध कौशल में प्रशिक्षित करके उन्हें सशक्त बनाया था। फरिश्ता के अनुसार गियासुद्दीन खिलजी के निजी अंगरक्षक महिलाएं थी। उनके दाएं तरफ 500 तुर्की महिलाओं का एक दल था, जिन्हें पुरुषों की तरह ही वर्दी दी गई थी और वे धनुष बाण से लैस थी और निपुण तीरंदाज थी। उनके बाएं तरफ 500 अबिसिनियाई महिलाएं थी, जो वर्दी पहने हुए थी और तलवार, ढाल और आग्नेयास्त्रों से लैस थी। उसके हरम में प्रत्येक महिला को रोजाना 2 सेर अनाज और 2 तांबे के टन का वेतन दिया जाता था। गियासुद्दीन ने शिक्षा के माध्यम से भी महिलाओं को सशक्त बनाया। उन्होंने अपने हरम की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सारंगपुर में एक मदरसा बनवाया था। उनके हरम में कुछ बुद्धिमान महिलाएं कुरान में पारंगत थी। वो अपने हरम की सबसे शिक्षित महिलाओं के साथ धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र पर चर्चा करते थे। जहाज महल के पास ही तबेली महल है, जो वास्तव में तबेला महल का बिगड़ा रूप है, जिसका अर्थ है घोड़ों का अस्तबल। कुछ इतिहासकारों के अनुसार निचली मंजिल अस्तबल थी, जबकि ऊपरी मंजिल पहरेदारों के रहने का स्थान था। इतिहासकार अर्नेस्ट बार्न्स के अनुसार ये गियासुद्दीन की महिला रक्षकों का निवास स्थान था। सुल्तान गियासुद्दीन ने व्यंजनों और लघु चित्रों की एक किताब तैयार करने का भी आदेश दिया, जिसे निमतनामा के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक में कई दिलचस्प रेसिपी हैं। इस पुस्तक में लघु चित्रों में केवल एक ही पुरुष सुल्तान गियासुद्दीन को विभिन्न गतिविधियों में महिलाओं के साथ दिखाया गया है, जिनमें रसोइया, नौकर, पहरेदार और शिकार करने वाली महिलाएं शामिल है। गियासुद्दीन एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति भी थे और अपनी 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ते थे। कुछ विवरणों के अनुसार उन्होंने सुबह की नमाज के लिए जगाने के लिए नौकरों को नियुक्त किया था। कभी कभी उन्हें जगाने के लिए उन्हें हिलाना या उनके चेहरे पर पानी छिड़कना पड़ता था, और इस बात पर गियासुद्दीन कभी गुस्सा नहीं होते थे। वक़्यात-ए-मुश्ताकी में एक दिलचस्प घटना बताई गई है। एक दिन गियासुद्दीन के लिए एक औषधि बनाई गई थी, जिसमें 300 से अधिक सामग्री थी। इन सामग्रियों में से एक जायफल से निकाली गई शराब थी। गियासुद्दीन ने इसे लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें अल्कोहल था। लोगों ने सुझाव दिया कि इसे बनाने में 1 लाख टन खर्च किए गए थे, इसलिए इसे बर्बाद करने के बजाय किसी और को दिया जा सकता है। हालांकि सुल्तान ने जवाब दिया कि वो किसी को ऐसी चीज नहीं देंगे जिसे वो खुद पीना पसंद नहीं करते। गियासुद्दीन के शासन के 33 वर्षों के दौरान कुछ हमलों को छोड़कर उसने पड़ोसी राज्यों के साथ कई शांति संधियां की, इसलिए ज्यादा युद्ध नहीं हुए। गियासुद्दीन 80 वर्ष के हो चुके थे और उनके बड़े बेटे नासिरुद्दीन और छोटे बेटे शुजात खान को सुल्तान बनने के लिए अधीरता हो रही थी। इसलिए 1500 ईस्वी में जब गियासुद्दीन 80 वर्ष के आसपास थे, उन्हें नासिरुद्दीन ने मार डाला। सम्राट जहांगीर के संस्मरणों के अनुसार नासिरुद्दीन ने उन्हें 2 बार जहर मिला हुआ शरबत पिलाया था, लेकिन गियासुद्दीन ने अपनी बाह पर पहने एक विशेष पट्टे, जहर मुहर, की मदद से जहर को निष्क्रिय कर दिया था। ये पट्टा जहर को निष्क्रिय करने वाला माना जाता था। लेकिन जब नासिरुद्दीन तीसरी बार जहरीला पेय लेकर आया, तो गियासुद्दीन ने खुशी से उसे पी लिया और अल्लाह से प्रार्थना की कि वह इस दुष्कर्म के लिए उसके बेटे नासिरुद्दीन को दंडित न करे। इस तरह गियासुद्दीन की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद नासिरुद्दीन सुल्तान बन गया। हालांकि फरिश्ता एक अलग कहानी बताते हैं।
उनके अनुसार नासिरुद्दीन को शक होने लगा कि उसका छोटा भाई शुजात उसे मारकर गद्दी हथियाने की साजिश रच रहा है। इसलिए वो मांडू छोड़कर एक मजबूत सेना बनाता है और वापस आकर अपने भाई और उसके परिवार को मार डालता है। कुछ दिनों बाद गियासुद्दीन अपने हरम में मृत पाए गए, लेकिन फरिश्ता हमें उनकी मृत्यु का कारण नहीं बताते। जहाज महल के स्नान कुंड का एक और ऐतिहासिक महत्व भी है। गियासुद्दीन की मृत्यु के बाद नासिरुद्दीन खिलजी जो राजा बना, वो इसी स्नान कुंड में डूबने से मारा गया था। पहली घटना में वो नशे में था और लगभग डूब गया था, लेकिन उसके हरम की 4 महिलाओं ने उसे बाहर निकाल लिया। फिर उन्होंने उसके कपड़े बदल दिए। जब वो अपने नशे से सींग उठा और सिरदर्द की शिकायत की, तो लड़कियों ने बताया कि वो कैसे लगभग डूब गया था और उन्होंने उसे बचा लिया था। नासिरुद्दीन शाह को कुछ याद नहीं आया, इसलिए उसने इसे एक अपमान माना कि उसके हरम की 4 महिलाएं उसके नशे के बारे में टिप्पणी कर रही थी। लड़कियों द्वारा अपने गीले कपड़े सबूत के तौर पर दिखाने के बावजूद उसने उन्हें मरवा दिया। सम्राट जहांगीर के अनुसार अगली बार जब नासिरुद्दीन शराब पीने के बाद डूबा तो उसे बचाने वाला कोई नहीं था। हालांकि फरिश्ता मृत्यु का एक अलग कारण बताते हैं, जिसमें कहा गया है कि सुल्तान नासिरुद्दीन अपनी बुरी आदतों के कारण बुखार से मर गया। मांडू में कभी नासिरुद्दीन का मकबरा हुआ करता था, लेकिन उसके पिता की हत्या जैसे कुकर्म करने के कारण 2 प्रसिद्ध सुल्तानों ने इसे नष्ट कर दिया था। सबसे पहले शेरशाह सूरी ने जब मांडू पर आक्रमण किया तो मकबरे का शीर्ष पत्थर तोड़ दिया। इसके बाद जहांगीर जब यहाँ आया तो उसने मकबरे को खुलवाया और नासिरुद्दीन की हड्डियों को निकालकर नर्मदा नदी में फेंकवा दिया। ये कपूर के नाम पर कपूर तालाब है। कपूर तालाब के दूसरी तरफ एक महलनुमा संरचना है जो अब खंडहर में है, जिसे गदा शाह महल के नाम से जाना जाता है। ये गदा शाह कौन था जो यहाँ रहता था, हम इस बारे में इस सीरीज के अगले वीडियो में देखेंगे। भारत के ऐतिहासिक स्थानों पर ऐसे और भी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।